Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, आज की वीडियो में हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 2 यानी काइनेमेटिक्स के एमसीक्यू करेंगे और ये एमसीक्यू सारे टेक्स्ट बुक से हैं। अगर आपने इससे पहले यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यूज को नहीं देखा है वीडियो को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर 2 यानी काइनेमेटिक्स के एमसीक्यूज को। MCQ number 1. To get a resultant displacement of 10 meter, two displacement vectors of magnitude 6 meter and 8 meter should be combined. दो वेक्टर हैं 6 मीटर और 8 मीटर। अगर हम इनको 0 डिग्री पर कंबाइन करेंगे यानी ये दोनों पैरेलल होंगे तो इनका आंसर मिलेगा हमें 14 यानी मैक्सिमम वैल्यू। अगर ये एंटी पैरेलल होंगे तो इन दोनों को आपस में माइनस करना होगा तो आंसर आएगा 2, जबकि हमें आंसर चाहिए 10। तो इसका मतलब है कि ये दो ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों ऑप्शन में से एक कोई सही हो सकता है। तो आइए ज़रा परपेंडिकुलर को चेक करते हैं कि अगर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो यानी 6 मीटर 8 मीटर के साथ 90 बना रहा हो तो यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी और उसका ये जो हाइपोटेन्यूस है वो 10 मीटर के इक्वल आता है कि नहीं, इसको हम पाइथागोरस से चेक कर लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अंडर रूट की वैल्यू अगर हम निकालें तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 होता है और दोनों को ऐड करके अंडर रूट निकाला तो 10 मीटर आया। इसका मतलब है कि ये जो 10 मीटर है यह हाइपोटेन्यूस है और ये इन दोनों का चूंकि रिजल्टेंट भी है तो इसके सामने वाला जो एंगल होता है 90 यानी 6 मीटर और 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 होगा तो हमें रिजल्टेंट 10 मीटर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। MCQ number 2. The velocity of a particle at an instant is 10 meter per second, and after 5 seconds, the velocity of particle is 20 meter per second. The velocity 3 seconds before in meter per second is. किसी भी एक्सेलरेटेड मोशन में हमें पहले एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो 10 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड हो गया आफ्टर 5 सेकेंड। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से बॉडी का यानी इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन मालूम कर लेते हैं। A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें हमने वी एफ और वी आई की वैल्यू रख दी और टाइम 5 सेकेंड रखा तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन को यूज करके इस 10 मीटर पर सेकेंड को फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं और इससे पहले जो 3 सेकेंड वाली वेलोसिटी है जो हमें फाइंड करनी है उसको हम वी आई मान लेते हैं। तो वो वी आई हो गया वी आई इज इक्वल टू वी एफ माइनस 80। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, लेकिन इसमें हमने 10 को फाइनल वेलोसिटी माना है और 3 सेकंड पहले वाली वेलोसिटी जो हमें फाइंड करनी है वो हमारी वी आई है, जबकि एक्सेलरेशन हम मालूम कर चुके हैं। तो यहाँ वी एफ की वैल्यू हमने रखी 10, ए की वैल्यू 2 जो हमने फाइंड करी है और यहाँ टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया और 10 माइनस 6 आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। Now MCQ number 3. A ball is thrown upward with a velocity of 100 meter per second. It will reach the ground after. अगर हम अपवर्ड मोशन को सिर्फ ले लें तो अपवर्ड मोशन में टॉप के ऊपर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जबकि इनिशियल वेलोसिटी हमें 100 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो अगर हम ग्राउंड से लेकर टॉप तक का डिस्टेंस मालूम करें तो हमें मिलेगा T इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी के फार्मूले से, जो कि है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें वी एफ को हम 0 रखेंगे जबकि वी आई की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड है और जी को फॉर द कैलकुलेशन आसान बनाने के हमने 10 रखा है। 9.8 भी रखेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ 9.8 वाले आंसर नहीं है। तो जी की वैल्यू में 10 रखी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 100 डिवाइड बाई 10 आ गया 10 सेकेंड। ये 10 सेकेंड ग्राउंड से टॉप तक पहुंचने का टाइम है और जितना टाइम इसको टॉप पे लगता है रिटर्न टाइम भी यही 10 सेकेंड होगा। इसका मतलब है आने और जाने का टाइम टोटल हो जाएगा 20 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर हो गया 20 सेकेंड्स। MCQ नंबर 4. Two projectiles are fired from the same point with the same speed at angles of projection 60 degree and 30 degree respectively. Which one of the following is true? दो प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों का पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और दोनों की स्पीड भी सेम है, जबकि एंगल डिफरेंट है। तो हमें मालूम है कि जो रेंज होती है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी जी और वैल्यू ऑफ साइन के ऊपर, और साइन की वैल्यू थीटा पे डिपेंड करती है। तो अगर जी कांस्टेंट है और इस कंडीशन के हिसाब से अगर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई तो रेंज डिपेंड करती है साइन 2 थीटा पर।
और साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी हमारे पास मौजूद है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस 90, यानी अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट है तो साइन 2 थीटा कॉम्प्लीमेंट एंगल के ऊपर सेम रेंज देगा, यानी सेम वैल्यू आएगी साइन 2 थीटा की। तो इसका मतलब ये होगा कि रेंज भी उसकी सेम होगी। और अगर यहाँ चेक करें तो 60 डिग्री और 30 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल हैं और यहाँ पर रेंज हमें सेम मिलेगी। अगर हम ग्राफिकली समझे तो आप देखें कि 30 डिग्री भी 80 मीटर पे आया है और 60 डिग्री वाला भी 80 मीटर की रेंज पर आया है, जबकि 45 उस रेंज पर नहीं है। जबकि इन दोनों की वेलोसिटी यानी 60 डिग्री और 30 डिग्री वाले की वेलोसिटी सेम है, बल्कि तीनों कर्व की वेलोसिटी सेम है, लेकिन दो जो प्रोजेक्टाइल हैं उनके एंगल डिफरेंट हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट हैं लेकिन रेंज सेम है। तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल की रेंज सेम होती है। तो करेक्ट आंसर हो गया द रेंज विल बी सेम। MCQ number 5. The ratio of numerical values of average velocity and average speed of a body is always. Average velocity निकलती है rate of change of displacement से और average speed निकलती है rate of change of distance से। तो अगर हमें इन दोनों का रेशो निकालना है, जो कि कंडीशन MCQ में दी हुई है कि द रेशो बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इज, तो हमें एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड में डिस्टेंस के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जबकि डिस्टेंस 2 पॉइंट का कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू या तो डिस्टेंस के इक्वल होगी तो फिर दोनों का रेशो आएगा यूनिटी यानी 1, या फिर ये भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कम वैल्यू का हो तो फिर इसका आंसर आएगा लेस देन यूनिटी। तो इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। अगर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर है यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वजह से बराबर होने की वजह से तो फिर आएगा यूनिटी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से शॉर्ट है तो फिर एवरेज वेलोसिटी कम होगी, एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी, तो डिवाइड करने से वैल्यू 1 से लेस आएगी। तो इसका मतलब है इसके दो पॉसिबल आंसर हो गए, यानी यूनिटी भी हो सकता है और लेस भी। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, जिसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, यूनिटी और लेस। MCQ number 6. If the average velocity of a body becomes equal to the instantaneous velocity body is said to be moving with. अगर किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी सेम हो एक बॉडी की तो उसका फिर एवरेज भी सेम होता है। और अगर दोनों सेम हो जाएं यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो गई तो ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। MCQ number 7. At the top of a trajectory of projectile, the acceleration is. हमें मालूम है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होती है, जबकि वर्टिकल वेलोसिटी अपवर्ड मोशन में डिक्रीज होती है और डाउनवर्ड मोशन में इंक्रीज होती है। लेकिन अगर बात की जाए एक्सेलरेशन की तो पूरे मोशन के दौरान एक्सेलरेशन जो होता है ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट होता है। तो टॉप के ऊपर भी एक्सेलरेशन वही होगा जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन होता है। तो प्रोजेक्टाइल के पूरे मोशन में चूंकि एक्सेलरेशन सेम होता है तो टॉप पर भी उसका एक्सेलरेशन सेम होगा जो कि g के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया डी, यानी वैल्यू ऑफ g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। MCQ number 8. At what angle the range of projectile becomes equal to the height of projectile? किस एंगल पर रेंज और हाइट बराबर होते हैं? तो हमें दो फार्मूले यानी रेंज का फार्मूला और हाइट का फार्मूला आपस में इक्वेट करना होगा। और जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो v स्क्वायर यानी v0 स्क्वायर और g की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। साइन 2 थीटा की वैल्यू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा होती है। साइन से साइन स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और 2 से 2 मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। और अगर इस फार्मूले से हम टेंजेंट इनवर्स 4 की वैल्यू निकालें तो वो आती है 75.9 जो कि 76 बनती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो 76 है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में 75 दिया हुआ है तो यही इसका फिर करेक्ट आंसर होगा 75 डिग्री, जिस पर रेंज और हाइट दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। Now MCQ number 9. The angle at which dot product becomes equal to the magnitude of cross product. यहाँ magnitude का वर्ड मिसिंग है तो ये magnitude होना चाहिए, यानी वो कंडीशन जिस पे डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, तो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड
इसमें चूंकि डायरेक्शन नहीं होती तो इसमें मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू और क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट का हमारा फार्मूला है ए बी साइन थीटा और डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला ए बी कॉस थीटा। यहाँ हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ली है, यहाँ पर ए बी और ए बी कैंसिल आउट हो गया। हमें मालूम है कि कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे सेम होती है, यानी अगर एंगल 45 होगा तो फिर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू और क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपस में सेम होगी। तो करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन यानी 45 डिग्री। एमसीक्यू नंबर 10, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वैनिश्ड यानी जीरो हो जाए, द वेक्टर विल बी, तो डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास फार्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यानी अगर वैनिश होने का मतलब हो गया जीरो हो जाए, तो यहाँ पर ए बी कॉस थीटा की वैल्यू जीरो उसी वक्त हो सकती है जब कॉस की वैल्यू जीरो हो, और कॉस की वैल्यू जीरो होती है 90 डिग्री पर। इसका मतलब है कि ए डॉट बी जीरो के उसी वक्त इक्वल हो सकता है जब थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी 90 डिग्री हो, यानी दूसरे अल्फाज में वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे यूनिट 2 के एमसीक्यूज। मिलते हैं फिर यूनिट 3 में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।